हेलो एवरीबॉडी, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एस आर लीगल एज। तो हमने पिछले वीडियो पे चैप्टर 6 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है उसे हमने शुरू किया था, जिसमें हमने समन्स वाले पार्ट को कवर किया था जो सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 71 तक डील करता है। वो हम पिछली वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कि सेक्शन 72 से लेकर के सेक्शन 83 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक उसके प्रोविज़न्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 72 कहती है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन। तो यानी कि जो अरेस्ट वारंट बनेगा वो किस तरह का होगा और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, वो सेक्शन 72 में बताया है। इसकी सब सेक्शन 1 में बताया है कि जो भी फॉर्म ऑफ वारंट होगा, वारंट यानी एक राइटिंग में जिस तरह से हमने समन डिस्कस किया था कि एक समन एक राइटिंग में एक लेटर होता है जिस पर्सन को बुलाया जाता है, तो वारंट उसी तरह से एक डायरेक्शन पास की जाती है किसी पुलिस अथॉरिटी को या किसी पर्सन को। जब वो पर्सन ओबे नहीं कर रहा है कुछ, तो उसको अरेस्ट करके लाने के लिए एक वारंट जारी किया जाता है। तो सेक्शन सब सेक्शन 1 सेक्शन 72 की कहती है कि जो वारंट होगा वो भी राइटिंग में होगा और वो साइन किए जाएंगे। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का वो उस पर साइन भी करेगा और उस पर कोर्ट की सील भी लगेगी। ये इसकी फॉर्म है। और सब सेक्शन 2 में उसकी ड्यूरेशन के बारे में बताया है कि या तो वो एग्जीक्यूट कर दिया हो, यानी जो वारंट जिस पर्पज़ के लिए जारी किया था किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, अब वो पर्सन अरेस्ट कर लिया गया है तो वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई। या फिर जिस कोर्ट ने वो इशू किया था वही कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है कि इस वारंट को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये इसकी ड्यूरेशन है। सेक्शन 73 कहती है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो जो भी कोर्ट जब वो एक वारंट इशू करती है तो वो डायरेक्ट कर सकती है उस वारंट के ऊपर एंडोर्समेंट करके कि अगर वो पर्सन वो बेल बॉन्ड भरता है और सफिशेंट श्योरिटीज़ देता है तो उसे उस टाइम पे डिस्चार्ज कर दिया जाए या फिर रिलीज़ कर दिया जाए उसको बेल पे, और उसको टाइम बता दिया जाए कि कब उसने कहाँ पर प्रोड्यूस होना है कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने। और इसी तरह सब सेक्शन 2 में बताया है कि अब वो जो एंडोर्समेंट दी जाएगी उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। उसमें नंबर ऑफ श्योरिटीज़ लिखे जाएंगे कि कितने उससे श्योरिटी लेने हैं, कितना अमाउंट वो एज सिक्योरिटी लेना है उससे, और टाइम और प्लेस भी बताई जाएगी कि कब उसने कोर्ट के सामने आकर के खुद को अपीयर करना है। वो सारी चीज़ें एंडोर्समेंट में लिख करके उसको दी जाएंगी। और सबसेक्शन 3 कहती है कि जो सिक्योरिटी उससे वो ली जाएगी वो उस बॉन्ड के साथ फॉरवर्ड कर दी जाएगी उस कोर्ट को जिसने वो वारंट जारी किया था या इशू किया था। तो सेक्शन 74 कहती है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। अब वारंट बन तो गया, वारंट में कंडीशन भी बता दी कि अगर वो बेल बॉन्ड देने को तैयार है तो उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है, लेकिन अब ये वारंट एग्जीक्यूशन के लिए किसको दिया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि वारंट एग्जीक्यूशन के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को, मतलब किसी एक पुलिस ऑफिसर को या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को भी दिया जा सकता है। और अगर किसी पर्सन की इमीडिएट अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में पुलिस को क्या किसी आम आदमी को भी वो वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कि इस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाए और उस पर्सन को अरेस्ट करके लाया जाए। सबसेक्शन 2 कहती है कि जहां पर वारंट एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया था तो वहां पर वो एक पर्सन या फिर वो एक से ज़्यादा मिल करके भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी मान लो 4-5 लोगों को डायरेक्ट किया था कि इसको एग्जीक्यूट करके लाओ, उनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट कर देता है तो वो एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। सेक्शन 75 कहती है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब हमने सेक्शन 74 में हमने पढ़ा कि वो डायरेक्शन दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को, लेकिन सेक्शन 75 कहती है कि ये किसी भी पर्सन को ये डायरेक्ट किया जा सकता है। इसमें सब सेक्शन 1 कहती है कि जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट होगा या फिर जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो किसी भी पर्सन को ये डायरेक्शन दे सकता है, यानी वो वारंट जो जारी करेगा वो उस पर्सन को डायरेक्ट, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि इस वारंट को एग्जीक्यूट करके लाया जाए। और वो किन केसेस में,
अगर तो वो पर्सन जिसके लिए वारंट जारी किया है वो कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है, यानी उसको जेल में रखा हुआ था और वो वहाँ से फरार हो जाता है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि जिसकी अपीयरेंस कोर्ट में ज़रूरत थी और उसके लिए जारी किया गया, समन इशू किया, वारंट इशू किया, लेकिन वो खुद को कंसील कर रहा है, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। तो उस केस में भी किसी भी पर्सन को, और या फिर अगर उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो नॉन बेलेबल नेचर का है, तो उस केस में भी कोर्ट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है कि इस वारंट को एग्जीक्यूट करके लाया जाए। सबसेक्शन 2 कहती है कि वो एक्नॉलेज करेगा, वो पर्सन जिसको डायरेक्शन मिलेगी वो इन राइटिंग में एक रिसीप्ट लेगा उसकी, और उसके बाद से एग्जीक्यूट करेगा। और अगर उसकी कोई लैंड है या उसका कोई घर है जिसमें वो एंटर कर गया हुआ है वो पर्सन जिसके लिए डायरेक्शन दी गई है कि उसको अरेस्ट करके लाओ, तो वो उस तरह से अपनी एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में रिसीप्ट में करेगा और वो फिर उस पर्सन को अरेस्ट करेगा, यानी वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। सबसेक्शन 3 कहती है कि जब वो पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको डायरेक्शन दी गई थी कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, जब वो पर्सन उस पर्सन को जिसके लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जब वो उसको अरेस्ट कर लेगा, अब अरेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो उस वारंट के साथ जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो उसको हैंड ओवर कर देगा, और उसको हैंड ओवर करेगा, और वो जो पुलिस थाना है वो उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, या फिर अगर सेक्शन 73 के तहत जो हमने बताया था कि वो अगर उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ये थी हमारी सेक्शन 75। अब सेक्शन 76 कहती है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 74 में हमने पढ़ा किसको जारी करेंगे, सेक्शन 75 में पढ़ा टू एनी पर्सन, लेकिन सेक्शन 76 क्लियरली कहती है कि जब पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है। तो इस सेक्शन में इतना बताया है कि जिस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है ज़रूरी नहीं है कि वही एग्जीक्यूट करेगा, वो उस वारंट में किसी दूसरे पुलिस वाले का नाम एंडोर्स करके भी उससे एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो सेक्शन 77 कहती है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो यानी जब आप उस पर्सन को अरेस्ट करने गए तो आपको वो नोटिफाई करना पड़ेगा उसको, उस वारंट की जो भी सब्सटेंस होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर वो चाहे तो वो राइटिंग में जो भी वो वारंट जारी हुआ है वो चाहे तो वो वारंट देख भी सकता है। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो वो पर्सन कहता है कि क्या आपके पास वारंट है, मुझे वारंट दिखाइए। तो वो वारंट वो उसका राइट है। यहाँ सेक्शन 77 ऑफ द BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसको ये राइट दिया गया है कि वो नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर वो चाहे तो वो वारंट देख भी सकता है जो कोर्ट ने जारी किया है। सेक्शन 78 कहती है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अब किसी पर्सन ने जिसको वो डायरेक्शन मिली थी उसने वो अरेस्ट कर लिया, या फिर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन मिली थी उसने वो वारंट के मुताबिक उसको अरेस्ट कर लिया। अब वो अरेस्ट करने के बाद उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो विदाउट डिले उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो विदाउट डिले है ये 24 घंटे का टाइम इसमें दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कोर्ट के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें प्रोवाइडेड में बताया है कि वो जो 24 घंटे का डिले है वो जो जर्नी रहेगी बीच में, यानी मान लो उसको किसी दूसरी प्लेस से अरेस्ट करके लाया गया है और वहाँ से इस जुरिस्डिक्शन तक जो आने जाने में टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो उस 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा। ये थी हमारी सेक्शन 78। सेक्शन 79 कहती है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें बताया है कि जब वारंट जारी किया जाएगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी जा करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 80 कहती है वारंट्स फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। यानी मान लो एक कोर्ट वारंट इशू कर रही है, वारंट जारी कर रही है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में है, वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, दूसरी जुरिस्डिक्शन में किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, वो सेक्शन 80 में बताया है। तो इसकी सबसेक्शन 1 कहती है कि पुलिस को डायरेक्ट करने के बजाय वो कोर्ट क्या करेगी, बाई पोस्ट उस
दूसरी जो जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पे किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या फिर जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जिसे हम एसपी भी कहते हैं, और या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको वो वारंट भेज दिया जाएगा। और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस वो जो वारंट के एग्जीक्यूशन का मैनर बताया है वो उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसेक्शन 2 कहती है कि जब वो उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को वारंट भेजेगी, वो उस वारंट के साथ सब्सटेंस ऑफ वारंट भी भेजेगी कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए और क्यों उस पर्सन की रिक्वायरमेंट है कोर्ट में। तो वो उस सब्सटेंस के साथ वो हेल्प भी हो जाती है उनकी कि अगर सेक्शन 83 के तहत जो अभी हम आगे पढ़ेंगे अगर उसे बेल देनी है तो वो सब्सटेंस ऑफ वारंट कोर्ट देखती है कि हाँ क्या इसको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सेक्शन 81 कहती है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब 80 में तो हमने पढ़ा कि पुलिस वाले को हमने नहीं दिया लेकिन हमने बाई पोस्ट भेज दिया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को। लेकिन 81 में ये कहा कि अगर हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं फॉर एग्जीक्यूशन कहाँ पे, दूसरी जुरिस्डिक्शन में, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे क्या करेगा। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि ऑर्डिनरीली तो वो सीधा लेके चला जाएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास या फिर जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसके पास, और उनसे कहेगा कि इसमें एंडोर्समेंट की जाए मेरे नाम से कि मैं इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकूं, और वो उसका नाम एंडोर्स किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में यही बताया है कि वो जो मैजिस्ट्रेट होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर वो जो पुलिस ऑफिसर यानी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था वो उस पुलिस ऑफिसर का जो वारंट लेकर के आया है उसका नाम एंडोर्स करेंगे उस वारंट के ऊपर, और वो सफिशेंट अथॉरिटी होगी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट। और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोकल पुलिस की असिस्टेंस भी ले सकता है और लोकल पुलिस उसको असिस्ट भी करेगी। सबसेक्शन 3 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर कुछ ऐसा रीज़न टू बिलीव होता है कि वो पुलिस वाला अगर गया है एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास मेरा नाम एंडोर्स करो, वो प्रोसीजर में अगर ऐसा रीज़न टू बिलीव है कि इस सब के टाइम में वो जो पर्सन है वो भाग जाएगा या उसका अरेस्ट नहीं हो पाएगा, उसका अरेस्ट प्रिवेंट हो जाएगा, तो उस केस में ये पावर दी गई है उस पुलिस ऑफिसर को कि वो विदाउट एंडोर्समेंट यानी वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के बिना भी जा करके उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन वहाँ पे रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि उसका जो अरेस्ट होना है या वारंट को एग्जीक्यूट होना है वो प्रिवेंट हो सकता है। इसलिए ये थी हमारी सेक्शन 81। और सेक्शन 82 कहती है कि प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अब ये जो वारंट इशू किया गया था दूसरी जुरिस्डिक्शन में, अब जब ये अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि पिछला तो हमने पढ़ लिया था कि जब वो पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन में पेश किया जाएगा अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, और अगर पुलिस ने किया है तो विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जब दूसरी जुरिस्डिक्शन में आपने वारंट भेजा था और अब वो पर्सन अरेस्ट हो गया है, अब उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर जहाँ से वो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो 30 किलोमीटर के रेडियस में है, यानी जिस कोर्ट ने वो वारंट भेजा था उसके 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर है, या फिर अगर वो कोर्ट नज़दीक है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से वो कोर्ट नज़दीक पड़ती है तो फिर तो वो सीधा उस कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन अगर 30 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा है या फिर वो जो ऑफिसेज हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस का वो नज़दीक हैं जिस जुरिस्डिक्शन का वो पर्सन था या जहाँ से वो उसको अरेस्ट किए जाए, तो फिर उनके पास लेके जाया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 कहती है कि जो पुलिस जिसने अरेस्ट किया वो उसका सब्सटेंस और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और कब अरेस्ट किया गया, वो डेजिग्नेटेड पुलिस को या फिर उस पुलिस ऑफिसर जो उस जुरिस्डिक्शन के जो भी थाना होगा जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है वो उसको भी खबर देगी कि हमने इस पर्सन को फलां जगह से अरेस्ट कर लिया है। सेक्शन 83 कहती है कि प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट किस मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की,
कि जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन अरेस्ट हुआ है, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, जब इनके पास उसको पेश किया जाएगा तो वो क्या करेंगे। तो अगर उनको ये अपीयर होता है कि ये वही पर्सन है कि जिसकी रिक्वायरमेंट की गई है उस कोर्ट ने, जिसके लिए वारंट इशू किया गया था, तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन को इन कस्टडी उस कोर्ट में भेज देंगे जहां पर जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था वहां पर उसको भेज देंगे, प्रोवाइडेड अगर वो ऑफेंस बेलेबल नेचर का है, क्योंकि सब्सटेंस ऑफ वारंट तो भेजा हुआ है इनको, और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो वो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को वो मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये क्या करेंगे, उससे सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग उससे सफिशिएंट सिक्योरिटी लेकर के उसको बेल पे छोड़ देगी और उसको टाइम बता देगी कि आपने फलां तारीख को उस कोर्ट के सामने जाकर के पेश होना है। फर्दर इसमें प्रोवाइडेड है कि अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस एक्यूज्ड पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको वो रेफर कर देंगी किसके पास, सीजेएम के पास या सेशन जज के पास। तो वो जो सब्सटेंस भी साथ में आया था कि क्यों इस पर्सन को अरेस्ट करना है, क्या इसने ऑफेंस कमिट किया है, अब सीजेएम या सेशन जज जो है वो उस चीज़ को देखेंगे और वो देखेंगे कि क्या इसको बेल दे करके छोड़ना है और टाइम देना है कि फलां तारीख को उस कोर्ट में पेश होना, या फिर उसको बेल नहीं देनी है और उसको सीधा उस कोर्ट में भेज देंगे, ये सीजेएम या सेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। और सब सेक्शन 2 सेक्शन 83 की यही कहती है कि ये जो भी सेक्शन है ये पुलिस को बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करती, जो उसको पावर दी गई है सेक्शन 73 के तहत कि पुलिस अगर चाहे तो उसको रिलीज़ कर सकती है जब वो सफिशेंट उसने बेल बॉन्ड दिया है और सफिशेंट श्योरिटीज़ दिए हैं और उसको सेक्शन 73 के तहत रिलीज़ कर दिया जा सकता है। ये था हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट का जो पार्ट है चैप्टर 6 के अंदर, पार्ट बी जो सेक्शन 72 से लेकर के सेक्शन 83 तक डील करता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।